दोस्तों, सभी को राम राम नमस्कार। एनडी एजुकेशन क्लासेस में एक बार फिर से आपके बीच उपस्थित है राजस्थान जीके की श्रृंखला लेकर। राजस्थान जीके में हमने 2 सब्जेक्ट स्टार्ट किए थे। पटवारी एग्ज़ाम को हम टारगेट लेकर के चल रहे हैं, तो काफ़ी धीरे धीरे पढ़ रहे हैं अभी तो, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ हमें अपनी स्पीड बढ़ा देंगे। अभी तो काफ़ी टाइम पड़ा है, लेकिन 2 सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किए थे। मैं बता रहा हूँ आपको, राजस्थान ज्योग्राफी और आर्ट एंड कल्चर। ज्योग्राफी के हमने 1-2 टॉपिक किए शुरू में, उसके बाद कल्चर के हम 2 बड़े टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि चित्रकला और राजस्थान के दुर्ग। आज हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, जो कि राजस्थान का इतिहास। आज हम राजस्थान हिस्ट्री से शुरुआत करेंगे। तो राजस्थान हिस्ट्री में भी वो मेजर पार्ट करेंगे पहले जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। फिर वही अप्रोच है अपनी कि एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न ठीक हो, इस प्रकार से हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले वही पार्ट करेंगे जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तभी तो ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आए हों, तो जो आधुनिक राजस्थान का इतिहास है, जो मॉडर्न टाइम है, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं और उसी को हम पहले टारगेट करेंगे। वहीं से हम ज़्यादा डीप एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड होकर के पढ़ने की कोशिश करेंगे। पहले भी हमने यही किया है, चित्रकला और दुर्ग हमने कल्चर के 2 टॉपिक किए, उनमें भी बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड होकर के, और काफ़ी बड़े टॉपिक्स थे ये अपने आप में, इनको हमने कंप्लीट किया था। हिस्ट्री में भी हम सेम अप्रोच रखेंगे, क्योंकि पढ़ने को देखिए बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन अगर आज के टाइम में हमें सिलेक्शन लेना है तो हमें लिमिटेड होना पड़ेगा, स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा। हार्डवर्क तो करना है ही, लेकिन उसी के साथ स्मार्ट भी होना पड़ेगा, क्योंकि तभी हम एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए राजस्थान हिस्ट्री से अब शुरुआत करेंगे अपन। राजस्थान हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक राजस्थान के जो कुछ 2-4 टॉपिक हैं अपने, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ये टॉपिक तो कम है, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा यहीं से बनते हैं। ठीक है, आप एग्ज़ाम देख लेना, पुराने एग्ज़ाम देखेंगे तो यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे वो मैंने लिख रखे हैं पहले, जैसे 1857 की क्रांति, फिर किसान आंदोलन राजस्थान के, बिजोलिया, बेगू, बूंदी वगैरह। इसी के साथ जनजातीय आंदोलन भी आ जाएंगे। जनजातियों के कुछ आंदोलन हुए, जैसे मीणाओं के, भीलों के आंदोलन। फिर प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान में प्रजामंडलों में किस किस प्रकार से अंग्रेजी शासन के विरुद्ध मांग रखी गई, देशी राजाओं के विरुद्ध क्या क्या काम हुए, तो वो सारा प्रजामंडल में हम देखेंगे। इसके बाद राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान आज जैसा हम राजस्थान देखते हैं, ये 1947 से पहले ऐसा नहीं था। सभी अलग अलग रियासतें थी, 19 रियासतें थी यहाँ पर। तो इन सभी को मिलाकर के एक वर्तमान की जो राजस्थान इकाई है, इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ, किन किन चरणों में हुआ, किस किस प्रकार से हुआ, ये सारा देखेंगे। इसके बाद संस्थाएं एवं समाचार पत्र, ये एक अलग से टॉपिक मैंने लिखा है। वैसे तो ये सारा का सारा इन्हीं टॉपिक्स में आ जाएगा, जो हम प्रजामंडल और एकीकरण पढ़ेंगे, इसी में सारी की सारी संस्थाएं और समाचार पत्रों का किस किस प्रकार से राजस्थान में विकास हुआ, वो सारा आ जाएगा। लेकिन फिर भी इसको एक अलग से हम और कर लेंगे डील, ठीक है, जिससे आपको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं समाचार पत्रों से, और जो किस किस प्रकार की प्रजामंडल के दौरान काफ़ी संस्थाओं का जैसे सृजन हुआ, उन्होंने एक जनता की आवाज़ को उठाने का एक विशेष रूप से काम किया, तो उन संस्थाओं को भी एक अलग रूप से हम देख लेंगे। वैसे तो सारी यहाँ पर आ जाएंगी। और प्रमुख क्रांतिकारी, आधुनिक राजस्थान के जो प्रमुख क्रांतिकारी हुए, जैसे क्रांति 1857 की क्रांति में कुछ क्रांतिकारियों का नाम आएगा। उसी प्रकार आंदोलनों में भी, किसान आंदोलन, प्रजामंडल, सभी में जो कुछ प्रमुख क्रांतिकारी हुए राजस्थान के, उनका भी एक अलग से जिक्र करेंगे, अलग से एक टॉपिक उनका भी कर लेंगे। वैसे सारे इसी में आ जाएंगे। तो मेजर ये टॉपिक तो 4 है अपने, लेकिन ये 2 अलग से निकाले हैं हमने, इन्हीं में से आएंगे ये 2 के 2। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, इस कारण इन 2 को अलग से भी अपन कवर करेंगे। तो ये अपना कंप्लीट आधुनिक राजस्थान का इतिहास है, इसको अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आज अपना पहला टॉपिक शुरुआत करेंगे 1857 की क्रांति से। ठीक है, तो चलिए पहला टॉपिक आज का शुरू करते हैं, आधुनिक राजस्थान में 1857 की क्रांति। ये कंप्लीट अपना आधुनिक राजस्थान का सिलेबस रहेगा, ज़्यादा क्वेश्चन इसी में से आते हैं। इसको कवर करने के बाद, इसको कंप्लीट करने के बाद फिर हम मध्यकाल और प्राचीन काल की तरफ जाएंगे, जहाँ पर सारे राजवंश पढ़ने होते हैं हमें मध्यकाल में। मेवाड़, मारवाड़, आमेर, सारे के सारे, चौहान, गुर्जर प्रतिहार। प्राचीन में जाएँ तो सभ्यताएँ और इतिहास के स्रोत और सारी बातें प्राचीन में पढ़नी होती है। और मध्यकाल में काफ़ी बड़ा है पढ़ने वाला, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं, तो इसी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला अपना आज का टॉपिक 1857 की क्रांति। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये अपने आप में। इंडियन हिस्ट्री में भी इसे पढ़ते हैं हम, आधुनिक भारतीय इतिहास में भी इसको पूरा का पूरा पढ़ा जाता है, लेकिन वो भारतीय संदर्भ में होता है। यहाँ पर हम राजस्थान के संदर्भ में किस प्रकार से 1857 की क्रांति हुई, उस पर बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए 1857 की क्रांति की शुरुआत से पहले एक टॉपिक, जो छोटा टॉपिक है,
वो समझना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो ये इसके एक कारणों में से एक है, क्रांति के हम अभी कारण पढ़ेंगे ना, तो उन कारणों में से ये एक कारण है ये, लेकिन इसको पहले थोड़ा आराम से समझने की ज़रूरत है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। सहायक संधि क्या है, इससे पहले इस पर बात कर लेते हैं। और एक और इसका नाम मिलता है, अब इसमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि सहायक संधि कौन सी है और अधीनस्थ संधि कौन सी है, क्या दोनों एक ही हैं या दोनों में फ़र्क है, किसने कौन सी करवाई, किसके समय क्या हुआ, तो वो सारी कन्फ्यूजन अभी दूर करेंगे हम। ये दूसरी है, जैसे अधीनस्थ पृथक्करण की संधि। देखिए, सहायक संधि की अपन बात करते हैं तो थोड़ा बिल्कुल इनिशियल से स्टोरी के रूप में मैं आपको समझाते हुए चलता हूँ, फिर सारा का सारा जो जो कीवर्ड्स होंगे, जो जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो मैं लिख भी दूंगा, वहाँ से आपके क्वेश्चन एग्जाम में सही हो जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल अगर इनिशियल रूप से हम शुरुआत करें तो सबसे पहले देखिए 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध के समय बाबर की जीत के साथ ही भारत में मुगल सत्ता की स्थापना हो गई थी। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में भारत में मुगल सत्ता की स्थापना होगी। लेकिन मुगल सत्ता की स्थापना के साथ क्या हुआ कि लगभग जैसे उसके बाद स्थापना के बाद से ही करीब 200 वर्षों तक, 200 या पौने 200 वर्षों तक एक साथ इनका बिल्कुल चरम पर रहा मुगल सारा साम्राज्य। मुगल साम्राज्य अपनी स्थापना के 150 पौने 200 वर्षों तक बिल्कुल चरम पर रहा। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद, औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया। शुरू के अगर हम जैसे हुमायूं के कुछ एक वर्ष निकाल दें तो अपनी स्थापना के बाद से औरंगजेब के कंप्लीट टाइम पीरियड तक बिल्कुल मुगल काल था, मुगलों का जो साम्राज्य था, जो सत्ता थी, वो बिल्कुल चरम पर थी। ठीक है, बहुत बड़ा उन्होंने साम्राज्य विस्तार किया भारत में। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में, उसके बाद मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया, जिसे हम मॉडर्न इंडिया में पढ़ते हैं, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। तो इसके क्या कारण हुए, जैसे कि औरंगजेब के बाद के जो शासक थे वो एक तो इतने योग्य भी नहीं थे, शासक योग्य नहीं थे, दूसरा वो जैसे पूरा समय अपना भोग विलासिता में सारा दिन उलझे रहते थे। उसके बाद गुटबंदी होनी शुरू हो गई थी इनके अंदर ही, मतलब परिवार में ही गुटबंदी होनी शुरू हो गई थी। तो ये सारे कारण हुए कि मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया 1707 के बाद, औरंगजेब की मृत्यु के बाद। अब मुगल साम्राज्य का तो पतन संपूर्ण, जैसे भारत का जो राज है वो मुगलों के हाथों से छीना जा रहा है। लेकिन इसका राजस्थान पर क्या प्रभाव पड़ा? राजस्थान पर इसका ये प्रभाव पड़ा कि जैसे मुगलों का जो मतलब एक जो अधिकार था राजस्थान पर भी, मैंने बताया ना कि मुगलों का जो अधिकार था वो अपने चरम के समय पूरे भारत पर इनका साम्राज्य हो गया था एक प्रकार से। संपूर्ण उत्तर भारत तो था ही, और औरंगजेब के समय तो दक्षिण तक भी कुछ कुछ फैल चुका था। तो राजस्थान के अधिकांश क्षेत्र पर इनका अधिकार था। अधिकार किस प्रकार से, जैसे आपने पढ़ा होगा कि राजस्थान के अधिकांश राजा महाराजा जो मुगलों के मनसबदार रहे थे। आमेर में भी हम देखते हैं मान सिंह के समय, भगवंत दास बारमल के ही समय से इनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी मुगलों ने। और लगभग सभी राजा, मेवाड़ ने काफ़ी संघर्ष किया लेकिन फिर भी उनके साथ संधि कर ली थी। तो कंप्लीट राजस्थान पर मुगलों का एक अप्रत्यक्ष नियंत्रण था। राजस्थान के सारा राजा महाराजा मुगलों के नियंत्रण में थे। लेकिन जब मुगलों का पतन होना शुरू हो गया, जो केंद्रीय सत्ता थी उसी का ही डिक्लाइन होना शुरू हो गया, तो जो लोग उसके नियंत्रण में होंगे वो तो एक प्रकार से आज़ाद हो ही जाएंगे। तो जो राजस्थान के राजा महाराजा मुगलों के मनसबदार थे वो अब मुगलों के पतन होने के कारण अपने आप को फ्री समझने लगे। मुगलों का उन पर से नियंत्रण कम होने लगा, नियंत्रण ढीला होने लगा। अब राजा महाराजाओं पर जब नियंत्रण ढीला हो जाएगा तो वो क्या करेंगे, वो अपनी शक्ति बढ़ाने की सोचेंगे। उन्होंने क्या किया कि अपना साम्राज्य विस्तार करने का प्रयास किया। वो सोचे कि हम अपना साम्राज्य विस्तार करते हैं, किसी पड़ोसी अपने राज्य पर आक्रमण कर देते हैं, अपनी राजनीतिक शक्ति बढ़ाते हैं। तो ये काम वो करने लगे, अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का प्रयास करने लगे राजस्थान के सभी राजा महाराजा रियासतों में। अब इस स्थिति में क्या होगा, जब ऐसे काम हो रहा है, कोई भी रियासत कभी भी किसी दूसरी रियासत पर आक्रमण कर रही है, इस स्थिति में क्या होगा, कोई भी रियासत सुरक्षित नहीं होगी अपने आप में। कभी भी किसी भी दूसरी रियासत का किसी एक रियासत पर आक्रमण हो रहा है तो कोई भी एक रियासत सुरक्षित नहीं है। तो इस क्रम में इन्होंने क्या किया कि राजस्थान के रजवाड़ों ने, यहाँ के राजा महाराजाओं ने अपने सामंतों की सहायता लेनी शुरू कर दी। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। सामंती सहायता लेनी इन्होंने शुरू कर दी। सामंती सहायता का मतलब क्या है कि एक तो जैसे संपूर्ण राज्य होता है, राजा की शाही सेना होती है, लेकिन जैसे सपोज कि उदयपुर राज्य है, उदयपुर रियासत है, तो इसका पूरा एक राज्य है ये और इसकी पूरी एक शाही सेना है। लेकिन उदयपुर रियासत में भी छोटे छोटे कुछ ठिकाने होते थे। इन ठिकानों के जो ठिकानेदार होते थे या जो सामंत होते थे वो भी अपनी एक छोटी छोटी सेना टुकड़ी रखते थे। 500, 1000, किसी के पास 2000, 5000, इस प्रकार के सैनिक इनके पास भी होते थे, इन ठिकानेदारों के पास।
तो ये ठिकानेदार क्या करते, जब राजा किसी बड़े युद्ध के दौरान जाते तो इन ठिकानेदारों से भी, इन सामंतों से भी सैनिक सहायता लेते राजा। तो इसे बोलते सामंती सहायता। तो राजा ने सामंतों पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर हो गए, ठीक है, एक दूसरे पर आक्रमण करने के चक्कर में सामंती सहायता प्राप्त की और सामंतों पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर हो गए, अर्थात सामंतों का बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ गया। सामंतों का इतना महत्व बढ़ने से क्या हुआ कि सामंतों ने अपनी शक्ति को बढ़ाना शुरू कर दिया। अब सामंत अपनी शक्ति बढ़ाना चाहते हैं तो राजा इसको कैसे सहन करेगा, तो राजा ने फिर सामंतों को ही नियंत्रण करना शुरू कर दिया, ठीक है। सामंत अपनी शक्ति बढ़ा रहे हैं और राजा फिर उनको नियंत्रण करने का प्रयास करेगा। तो अब जिसने पहले राजा की सहायता की थी वो अब अपनी शक्ति बढ़ाना चाह रहा है और राजा उसको नियंत्रण में करना चाह रहा है, तो क्या होगा, राजा जब सामंत को नियंत्रण में करना चाहेगा तो सामंत क्या करेंगे, अंदर से विद्रोह कर देंगे। सामंतों ने जब अंदर से विद्रोह किया तो इनमें गृह युद्ध शुरू हो गया। तो अब देखिए रियासतों की स्थिति देखिए आप कि बाहर से तो कभी भी किसी भी रियासत का आक्रमण हो ही सकता है, और सामंतों को नियंत्रण करने के चक्कर में उन्होंने अंदर से आक्रमण करने शुरू कर दिए, गृह युद्ध शुरू हो गया। अर्थात ना वो बाहर से सुरक्षित है और ना ही अंदर से सुरक्षित है। रियासतों की स्थिति देखिए किस प्रकार की होगी, बाहर से कभी भी कोई आक्रमण कर सकता है कोई भी रियासत, क्योंकि जो केंद्रीय सत्ता थी वही कमज़ोर होगी। तो जब केंद्रीय सत्ता कमज़ोर हो जाती है तो छोटे जो इनके भाग होते हैं वो आपस में लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। वही राजस्थान की रियासतों के साथ हो रहा था, और सामंतों के विद्रोह के कारण अंदर से भी लड़ाइयाँ शुरू हो गई, गृह युद्ध शुरू हो गए। तो बिल्कुल अराजकता का माहौल, एक प्रकार से रियासतों में अराजकता का माहौल फैल चुका था। अब इस स्थिति में अपनी रियासत को कैसे कंट्रोल करे कोई भी राजा, तो राजा महाराजाओं की इस स्थिति के समय एंट्री हुई मराठों की। राजस्थान में इस समय, इस परिस्थिति के समय मराठों की एंट्री हुई। मराठों ने क्या किया, मराठे मतलब जैसे एक प्रकार से सौदेबाज, एक नंबर के व्यापारी जिसको हम बोलते हैं। मराठों ने ये कहा कि आपको हमारी सहायता चाहिए, आपके यहाँ अंतर युद्ध हो रहा है, गृह युद्ध हो रहा है, या बाहर से भी कभी भी कोई आक्रमण कर रहा है, तो हम अपनी सैनिक सहायता देंगे। मराठों ने ये कहा कि हम आपको अपनी सैनिक सहायता देंगे, आपके अंदर कोई सामंती विद्रोह हो रहा है, सामंती उपद्रव हो रहा है, उसको हम दबा देंगे हमारी सैनिक सहायता के द्वारा। बाहर से कोई राज्य आप पर आक्रमण कर रहा है तो उसमें भी हमारे सैनिक आपकी सहायता कर देंगे, लेकिन उसके बदले में आप हमें बस धन दे दीजिएगा, बस पैसे दे दीजिए। तो मराठों ने क्या किया कि सैनिक सहायता तो दे दी राज्यों को, लेकिन इसके बदले में काफ़ी सारा धन मांगा। तो राजाओं ने इसे स्वीकार किया। राजाओं ने सोचा चलिए कोई बात नहीं, एक बार थोड़ा धन अपना लगेगा, लेकिन कम से कम राज्य सुरक्षित तो रहेगा, हमारी राजगद्दी तो बनी रहेगी। अपनी गद्दी बनाना भी बहुत ज़रूरी था उनके लिए, बचाना। तो मराठों के साथ ये एक प्रकार की संधि हो गई। वैसे कोई विशेष ऐसा संधि पत्र नहीं था मराठों के साथ, लेकिन इनके बीच इस प्रकार से बात हुई कि हम आपको मराठे राज्यों को सैनिक सहायता देंगे और राजा मराठों को बहुत ज़्यादा मात्रा में धन देंगे। अब मराठों का ये जो धन का लालच था, ये देखिए कैसे बढ़ा। मराठों ने सबसे पहले जिस प्रकार से धन की मांग की, धीरे धीरे क्या हुआ कि मराठे धन की मांग को बढ़ाने लगे। जैसे पहले इन्होंने जो राशि, ये सहायता के बदले जो राशि लेते थे राजाओं से, उसको इन्होंने बढ़ाना शुरू कर दिया। ये इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि इसी के दबाव में आकर अपने जयपुर के ईश्वरी सिंह ने तो आत्महत्या भी कर ली थी। आपने पढ़ा होगा आमेर के रियासत इतिहास में, जयपुर के इतिहास में, कि ईश्वरी सिंह ने मराठों के दबाव के कारण आत्महत्या कर ली थी। अब इतना ज़्यादा ये धन मांगने लगे मराठे कि अगर राजा महाराजाओं के पास, राजस्थान के राजाओं के पास धन नहीं हो तो क्या करते मराठे, उस क्षेत्र में फिर लूटमार करनी शुरू कर दी इन्होंने। लूटमार करते, आगजनी करते, तबाही मचा देते सारा, और लूटमार करके ले जाते। तो इससे क्या हुआ, और ज़्यादा नुकसान हो गया। मतलब जिससे सहायता मांगी थी, मराठों से सहायता मांगी थी, उन्होंने ही अब मतलब वही अब इनके सरदर्द बन गए। राजा महाराजा जिनसे सहायता मांगने चले थे मराठों से, वही इनके सरदर्द का कारण बन गए। अब फिर किसके पास जाएंगे ये? देखिए, सामंत विद्रोह कर रहे थे, उसको दबाने के लिए इन्होंने मराठा की सहायता मांगी। अब मराठों ने ही गड़बड़ी करनी शुरू कर दी, तो अब किसके पास जाएंगे? तो फिर इस समय एक ही शक्ति थी जो केंद्र में, जो मराठों को भी दबा सकती थी। वो शक्ति इनको नजर आई, ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज। अब अंग्रेज़ों के रूप में इन्हें लगा कि हमें यही अब मराठों के आक्रमणों से बचा सकते हैं और सामंती उपद्रव से भी बचा सकते हैं। तो इस क्रम में इन्होंने अंग्रेज़ों के साथ संधियां कर ली, जिसे हम बोलते हैं सहायक संधि या फिर अधीनस्थ पृथक्करण की संधि। तो ये था सारा संधि होने का बैकग्राउंड कि किस प्रकार से संधि करने की परिस्थितियां बनी। एक तो अंदर से सामंत लोग विद्रोह कर रहे थे, दूसरा मराठों के आक्रमणों से बचने के लिए राजा महाराजाओं ने संधियां कर ली। ठीक है, तो ये दो मुख्य कारण थे अंग्रेज़ों से संधि करने के। अब संधियों की हम बात करते हैं कि संधि किस किस प्रकार से हुई। ये सिर्फ हमने एक बैकग्राउंड जाना संधियों का।
सबसे पहले दो नाम लिखे थे मैंने, एक तो सहायक संधि और दूसरा अधीनस्थ पृथक्करण की संधि। दोनों में क्या फ़र्क है, किस प्रकार से, वो बताऊंगा अभी मैं आपको। सबसे पहले क्या हुआ कि लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल था 1798 से 1805। तो लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल में क्या हुआ कि इन्होंने सहायक संधि प्रथा की शुरुआत की थी। इन्होंने सहायक संधि शुरू की। सबसे पहले भारत के स्तर पर बात करें तो 1798 में हैदराबाद के साथ इन्होंने संधि की थी, लेकिन हम राजस्थान के बारे में बात करते हैं। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या किया कि लॉर्ड वेलेस्ली तो 1798 से शुरुआत हुई थी, लेकिन इससे पहले की यदि हम बात करें तो जैसे मतलब 1780, 1785, 1775, मतलब जो लेटर 18th सेंचुरी है, उस समय से ही राजस्थान की रियासतें अंग्रेज़ों को सहायता के लिए अप्रोच कर रही थी कि हमें मराठों से बचाओ, हमारे साथ आप संधि कर लीजिए। लेकिन उस समय अंग्रेज़ों की खुद की स्थिति इस प्रकार की नहीं थी कि ये राजस्थान के राजाओं की मराठों से सहायता कर सके, क्योंकि देखिए अभी तो इनकी स्थापना हुई है 1757 और 1764 बक्सर के युद्ध के बाद ही तो इन्होंने थोड़ी अपनी शक्ति का विस्तार किया है। तो 1780-85 के आसपास इनमें इतनी ताकत नहीं थी, इतनी शक्ति नहीं थी कि ये मराठों का मुकाबला कर सके। ठीक है, ये तो 19वीं शताब्दी के शुरुआत में आकर के थोड़े मराठा युद्ध हार गए। हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं आंग्ल मराठा युद्ध, अंग्रेज़ों और मराठों के बीच जो युद्ध हुए उसमें मराठों की शक्ति थोड़ी कमज़ोर पड़ गई। सिंधिया, पेशवा, होलकर, ये सारे अंत में जाते जाते अंग्रेज़ों से हार गए थे। उसके बाद थोड़ी इनकी शक्ति कमज़ोर पड़ी, वरना तो मराठा ज़्यादा ताकतवर थे उस समय। तो मतलब 1780-85 के समय भी जयपुर ने, जोधपुर ने, सभी रियासतों ने अंग्रेज़ों को अप्रोच किया था संधि करने के लिए, लेकिन उस समय अंग्रेज़ संधि नहीं कर सके थे। तो अंत में जाकर के 1803 और 1804 में कुछ एक रियासतों के साथ थोड़ी बहुत संधि अंग्रेज़ों ने कर ली लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पीरियड में। ठीक है, राजस्थान की कुछ रियासतों के साथ, जैसे सबसे पहले भरतपुर के साथ, फिर अलवर के साथ, जयपुर के साथ भी संधि की थी, जोधपुर के साथ भी की थी, एक दो और रियासतों के साथ संधि हुई थी, लेकिन ये संधि ज़्यादा मान्य नहीं हो पाई। ये इसका मतलब इस संधि को ज़्यादा अमल में नहीं ला सके, क्योंकि इस समय तक फिर वैसे भी मैंने बताया ना कि लगभग 1780-85 के समय इतनी ज़्यादा मजबूत स्थिति नहीं थी, और इस समय तक भी इतनी मजबूत स्थिति नहीं हुई थी, लेकिन कुछ ठीक हालात हो गए थे। इस कारण से लॉर्ड वेलेस्ली ने मतलब राजस्थान के राजाओं के साथ संधि की शुरुआत कर दी थी 1803-04 में। भरतपुर के साथ सबसे पहले संधि की, फिर अलवर, जयपुर, जोधपुर, इस प्रकार से इन रियासतों के साथ संधि की। लेकिन 1805 में फिर क्या हुआ कि कंपनी का जो संचालक मंडल होता है, निदेशक मंडल, उन्होंने ये निर्णय लिया कि इस सभी संधियों को रद्द कर दिया जाए। उन्होंने इन सभी संधियों को रद्द करने का निर्णय लिया 1805 में, अलवर, भरतपुर को छोड़कर। अलवर और भरतपुर की संधि को छोड़कर बाकी सारी संधियां इन्होंने रद्द कर दी, और इन संधियों का भी कोई विशेष ऐसे अमल नहीं हो पाया था। तो ये संधियां आपको याद नहीं रखनी है। तो ये मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताया कि ये जो संधियां हुई थी लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा 1798 से 1805 के बीच, इसे हम बोलते हैं सहायक संधि। इसके बाद जो होंगी है तो वो भी सहायक संधि, लेकिन उसे एक और अलग नाम दे दिया जाता है। क्या, किस कारण से वो नाम दिया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि लॉर्ड वेलेस्ली ने अपने टाइम पीरियड में जो जो संधियां की उसे बोलते हैं हम सहायक संधि। ठीक है, राजस्थान के भी जिस हिस्से में संधियां की, लेकिन उन सभी संधियों को अंग्रेज़ों के द्वारा उस समय वापस ले लिया गया, इन पर कोई ज़्यादा अमल नहीं हो पाया, तो ये ज़्यादा वैसे चर्चा में नहीं है। इनको मुख्य संधि हम नहीं मानते हैं। अब जो हम 1818 की संधियाँ देखेंगे उनको हम मुख्य रूप से संधि मानते हैं। ठीक है, तो उनकी अब हम बात करते हैं। तो ये लॉर्ड वेलेस्ली के काल में सहायक संधियाँ हुई। भरतपुर और अलवर दो ही रियासतों का इसमें नाम ज़्यादा शामिल आता है, क्योंकि बाकी रियासतों की संधियां इन्होंने अमान्य कर दी थी। अमान्य तो ये भी हो गई है एक प्रकार से, कोई ज़्यादा इसमें विशेष काम नहीं किया गया। अब हम देखते हैं 1817-18 की संधियां। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी आता है, और इन्हीं संधियों की ज़्यादा चर्चा होती है। अब इनको क्या बोलते हैं, अधीनस्थ पृथक्करण की संधि। क्यों बोलते हैं वो बताऊंगा मैं। तो देखिए इन संधियों के समय क्या हुआ, जब 1805 में इन्होंने कुछ एक रियासतों के साथ जिस प्रकार की संधि हुई थी वो वापस ले ली, तो उसके बाद एक आए लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो नीति थी वो थी राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति। ये इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे वो राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने के पक्षधर थे। ठीक है, लेकिन उसके बाद जैसे लॉर्ड हेस्टिंग्स आए 1813 में, 1813 में
लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बने। ठीक है, इन्होंने फिर 1817 से सहायक संधियों का दौर फिर से शुरुआत कर दी। अब लॉर्ड हेस्टिंग्स की जो नीति थी वो अंग्रेजी शासन को बढ़ाने की नीति थी। ये साम्राज्यवादी नीति के पक्षधर थे। ये मतलब मुगलों के बराबर अपने भारत में अंग्रेज़ों की कंपनी को स्थापित करना चाहते थे। तो इन्होंने सहायक संधियाँ ज़्यादा से ज़्यादा करनी शुरू कर दी। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने चार्ल्स मैटकॉफ को आदेश दिया कि आप राजपुताना के राजाओं से संधि कीजिए। तो राजस्थान में संधि करी किसने की? चार्ल्स मैटकॉफ ने। ठीक है, चार्ल्स मैटकॉफ ने यहाँ पर संधियाँ की लॉर्ड हेस्टिंग्स के माध्यम से, अंग्रेजी कंपनी के माध्यम से, ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से। तो 1817 और 18 में ये संधियाँ हुई। ज़्यादातर संधियाँ 1818 में हुई, इस कारण से 1818 की संधियाँ भी बोला जाता है। ठीक है, तो हम सभी जो जिन जिन रियासतों ने संधियाँ की उनकी हम चर्चा करते हैं। देखिए, इनका क्रम आपको याद रखना है किस किस प्रकार से। सबसे पहले की करौली ने, फिर टोंक नई रियासत की स्थापना भी इसी समय हुई और इस स्थापना के साथ ही इन्होंने संधि कर ली थी। अमीर खां पिंडारी को टोंक रियासत सौंपी गई अंग्रेज़ों के द्वारा और संधि भी इसी के साथ हुई। करौली, टोंक, कोटा, फिर जोधपुर, उदयपुर, बूंदी, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर, फिर प्रतापगढ़। तो ये मुख्य रियासतें हैं। इसके अलावा और भी रियासतें आप देख लीजिए, जैसे डूंगरपुर भी देख लीजिए। सभी बता देता हूँ मैं आपको। जैसलमेर, बांसवाड़ा और सिरोही। पहली रियासत थी अंग्रेज़ों के साथ संधि करने वाली करौली और अंतिम सिरोही। ये आप इम्पोर्टेंट बात याद रखना। सबसे पहले करी करौली ने संधि, उसके बाद लास्ट में अंतिम संधि किसने की? सिरोही ने। अब ये तीनों संधियाँ हुई 1817 में। उसके बाद सारी हुई 1818 में। ये सारी, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, बांसवाड़ा तक 1818 में हुई। सिरोही वाली संधि बस अंतिम हुई तो ये 1823 में हुई सिरोही की संधि। सिरोही के शासक शिव सिंह ने बिल्कुल लास्ट में जाकर के संधि की अंग्रेज़ों के साथ 1823 में। अब बस ये तो आपको सन याद रखना है, इनका महीना भी याद रखो तो रख लेना। बता देता हूँ मैं आपको, जैसे ये हुआ करौली की नवंबर में, टोंक की नवंबर में और कोटा वाली दिसंबर में। ठीक है, 1817 नवंबर 1817, नवंबर 1817 और ये दिसंबर 1817। फिर जोधपुर और उदयपुर की हुई जनवरी में, जनवरी 1818। बूंदी हुई फरवरी 1818 में। उसके बाद बीकानेर और किशनगढ़ मार्च 1818। फिर जयपुर अप्रैल, 2 अप्रैल 1818 को जयपुर रियासत ने संधि की महाराजा जगत सिंह ने मैटकॉफ के साथ। फिर प्रतापगढ़ अक्टूबर में, अक्टूबर 1818 प्रतापगढ़ ने संधि की। उसके बाद ये तीनों डूंगरपुर, जैसलमेर और बांसवाड़ा, इन तीनों ने दिसंबर 1818 में और ये सितंबर 1823 में। तो अंतिम रियासत सिरोही ने सितंबर 1823 में संधि की। तो ये है इनके संधि का टाइम, किस टाइम इन्होंने संधि की सभी रियासतों ने राजस्थान की। ये 1817 में 3, उसके बाद सभी 1818 और सिरोही वाली एक लास्ट 1823 में। तो सबसे ज़्यादा संधियाँ 1818 में हुई, इस कारण इन्हें 1818 की संधियाँ बोला जाता है। ठीक है, अब इन संधियों का मैं आपको प्रावधान बताऊंगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि इन्हें अधीनस्थ पृथक्करण क्यों बोलते हैं। ये सिर्फ फैक्ट बताया मैंने आपको, पूछ लिया जाता है कभी कभी। अब इनके शासक और बता देता हूँ कि किस रियासत में संधि के समय शासक कौन था, राजा कौन थे। जैसे सबसे पहले मैंने लिखा करौली, तो करौली के शासक थे हरबख्शपाल सिंह। ये याद रखना, शासक इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है
कि जैसे जयपुर का पूछ लेगा तो जयपुर रियासत के समय यहाँ के कौन से राजा ने संधि की थी अंग्रेज़ों के साथ, तो वो क्वेश्चन आ जाता है। हरबख्शपाल सिंह थे यहाँ पर करौली में। उसके बाद टोंक, तो टोंक का तो मैंने आपको बताया कि टोंक रियासत की स्थापना भी उसी समय हुई थी, अमीर खां पिंडारी। उसके बाद कोटा, महाराव उमेद सिंह। फिर जोधपुर में महाराजा मान सिंह। मेवाड़ रियासत, उदयपुर रियासत के संधि किसने की, तो महाराणा भीम सिंह। इसके बाद थी बूंदी रियासत, यहाँ पर संधि की विष्णु सिंह। बूंदी रियासत के शासक थे उस समय विष्णु सिंह। नेक्स्ट बात करते हैं, करौली में हरबख्शपाल सिंह, टोंक में अमीर खां पिंडारी, कोटा में महाराव उमेद सिंह, जोधपुर में मान सिंह, उदयपुर में भीम सिंह, बूंदी में विष्णु सिंह। इसके बाद बीकानेर के थे सूरत सिंह, महाराजा सूरत सिंह। किशनगढ़ के कल्याण सिंह, जयपुर के जगत सिंह। प्रतापगढ़ का मत याद रखना, डूंगरपुर का भी छोड़ दो, बांसवाड़ा का भी मत याद रखना। जैसलमेर के जो मेन रियासतें हैं, बड़ी रियासतें हैं, मुख्य रियासतें हैं, वो बता देता हूँ। जैसलमेर का शासक था उस समय मूलराज द्वितीय। और अंतिम रियासत सिरोही। सिरोही का पूछा जा सकता है क्योंकि ये अंतिम रियासत थी जिसने संधि की, तो सिरोही के शासक थे इस समय शिव सिंह। सितंबर 1823 में संधि की सिरोही ने। तो ये हमने संधियों की डेट और उस समय कौन यहाँ के शासक थे रियासतों के, वो देखा। बस फैक्ट है ये सारे के सारे, पूछे जाते हैं कभी कभी एग्जाम में। शासक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, पूछ लिए जाएंगे कभी। तो मैंने आपको समझाया कि इन्होंने संधि क्यों की थी, तो मराठों के आक्रमणों से बचने के लिए, और दूसरा मुख्य कारण था सामंती उपद्रव से बचने के लिए यहाँ के राजा महाराजाओं ने अंग्रेज़ों के साथ संधि करने को स्वीकार किया। अब इन संधि की शर्तें क्या थी कि भाई अंग्रेज़ों के साथ राजा महाराजा संधि कर रहे हैं, तो इसमें क्या क्या मुख्य प्रावधान रखे गए कि हम एक दूसरे की इस बात को मानेंगे। तो संधि की शर्तें जिन्हें हम बोलते हैं, तो इन संधि की शर्तें क्या थी वो देखिए आप। अंग्रेजों ने क्या कहा कि आपको अपने राज्य की सुरक्षा चाहिए, मराठों के आक्रमणों से सुरक्षा चाहिए, और आपके अंदर जो सामंती उपद्रव हो रहा है उससे सुरक्षा चाहिए। तो अंग्रेजों ने कहा कि सुरक्षा के लिए हम हमारे सैनिक आपको दे देते हैं। बिल्कुल वही बात जो मराठों ने कही थी कि हम आपको सैनिक सहायता देंगे, लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या कहा कि हम आपके यहाँ सैनिक टुकड़ी रखेंगे आपके राज्य में, या फिर एक सैनिक छावनी होगी, उसको हम आपके राज्य में स्थापित करेंगे, और इसके साथ होगा एक हमारा रेजिडेंट। ऐसा अंग्रेज़ों ने कहा, जिसे इन्होंने बोला पॉलिटिकल एजेंट। अंग्रेजों ने कहा कि आपके राज्य में हम हमारी सैनिक टुकड़ी रखेंगे आपके राज्य की सुरक्षा के लिए, और एक हमारा रेजिडेंट नियुक्त करेंगे जिसे पॉलिटिकल एजेंट कहा गया। लेकिन इसका खर्चा जो होगा, इन सभी का जो खर्चा होगा, सेना रखने का जो खर्चा होगा और पॉलिटिकल एजेंट का भी जो खर्चा होगा, वो खर्चा कौन भरेगा? राज्य। ये सारा का सारा खर्चा राज्य का होगा। एक प्रावधान ये था। दूसरी मुख्य बात थी कि अंग्रेज़ों ने कहा कि हम सैनिक वगैरह तो रखेंगे, लेकिन आप अपने राज्य के, मतलब जो राजा है वो अपने राज्य का स्वतंत्र शासक रहेगा। स्वतंत्र शासक रहेगा, अंग्रेज उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे अंग्रेज। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये अंग्रेजों ने कहा, संधि का ये प्रावधान था। लेकिन संधि की शाही सूखी नहीं थी कि अंग्रेजों ने इस प्रावधान को तोड़ दिया। कैसे तोड़ा, बात करेंगे अभी। 2 प्रावधान बताए मैंने आपको। इसके अलावा
जब मराठे आते थे आक्रमण करने तो मराठे क्या करते थे, मराठों ने भी तो एक प्रकार से संधि की थी। उन्होंने ये बोला था कि हम आप पर आक्रमण नहीं होने देंगे, आपकी सुरक्षा करेंगे, बदले में आप हमको पैसे देते रहना। तो यही बात अंग्रेज़ों ने की। अंग्रेज़ों ने भी इनसे खिराज मांगा। अंग्रेज़ों ने कहा कि जो रियासत पहले मराठों को मतलब चौथ देती थी या खिराज देती थी, वो रियासत अब हमें भी खिराज देगी। इसे बोलते हैं खिराज, मतलब धनराशि एक प्रकार से। अंग्रेज़ों ने खिराज लेना भी स्वीकार किया कि हम खिराज भी लेंगे, पैसे भी लेंगे आपसे, सैनिकों का भी खर्चा दे रहे हैं राजा महाराजा, और खिराज भी लेंगे। इसके अलावा बस ये 3 मुख्य प्रावधान थे इस सहायक संधि में कि हम आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे अंग्रेज, दूसरा आपके यहाँ सैनिक टुकड़ियाँ रखेंगे और आपसे पैसे भी लेंगे। अब क्या हुआ, जब इसके अलावा मतलब राजाओं ने अंग्रेज़ों के साथ संधि कर ली तो एक प्रकार से वो अंग्रेज़ों का आधिपत्य स्वीकार कर चुके हैं, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, राजाओं ने अंग्रेज़ों के साथ, राजाओं की अंग्रेज़ों के साथ संधि हो गई, तो संधि होने का मतलब ये है कि राजाओं ने अंग्रेज़ों का आधिपत्य स्वीकार कर लिया है, अंग्रेज़ों के अधीन हो गए हैं अब वो। तो राजाओं पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य हो गया राज्य पर। अब जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पर ये एक रियासत है, इस पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य हो गया, इस पर भी हो गया, इस पर भी हो गया। संधि की एक और मुख्य शर्त ये थी कि राजा आपस में किसी पड़ोसी राज्य के साथ आप किसी प्रकार के संबंध नहीं रखेंगे। मतलब राज्य की विदेश नीति पर सारा का सारा प्रभाव कंपनी का होगा कि आप किसी भी पड़ोसी राज्य के साथ किसी प्रकार की संधि, कोई समझौता या कोई झगड़ा भी नहीं करोगे। यदि आपका किसी राज्य के साथ झगड़ा भी हो जाए तो उसमें भी कंपनी को मध्यस्थता की भूमिका में आप मानोगे। ऐसी संधि की प्रावधान था, ऐसी संधि की शर्त थी कि पड़ोसी राज्य के साथ आपके कोई संबंध नहीं होंगे। मतलब विदेश नीति पर अंग्रेज़ों का अधिकार होगा। मतलब बाहरी रूप से राज्य प्रभुत्व संपन्न नहीं था। ठीक है, आंतरिक रूप से तो संधि के अनुसार तो था, वास्तव में आंतरिक रूप से भी नहीं रहा। तो बात करते हैं हम, जैसे ये एक रियासत है, इस पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया, इस पर भी हो गया, इसके साथ भी संधि कर ली। मैंने बताया ना, देखिए कितने 10-12 रियासतों ने, सभी ने संधि कर ली थी उस समय। इसने भी संधि कर ली, इसने भी कर ली, तो सभी रियासतों ने संधि कर ली। अब संधि की शर्तों के अनुसार ये रियासत इस रियासत के साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं रख सकती, ये रियासत इसके साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं रख सकती। तो जब ये रियासतें आपस में कोई संबंध नहीं रख सकती और सारी की सारी रियासतें अंग्रेज़ों से अधीन हैं, अंग्रेज़ों के अधीन हैं, तो सारी की सारी रियासतें अंग्रेज़ों के अधीन होने का अर्थ हुआ अधीनस्थ, लेकिन आपस में ये संबंध नहीं रख सकती। संधि का प्रावधान देखिए, आपस में संबंध नहीं रख सकती, इसका मतलब आपस में ये पृथक्करण है, एक दूसरे से अलग हैं। तो इसे बोला गया फिर अधीनस्थ पृथक्करण की संधि। है दोनों की दोनों सहायक संधियां ही, दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन पहले जो वास्तव में जिसे सहायक संधि कहा गया 1803-4 में, वो धरातल पर नहीं उतर पाई, उसे अंग्रेज़ों ने पहले ही वापस ले लिया वेलेजली के समय। लेकिन जब लॉर्ड हेस्टिंग्स ने चार्ल्स मैटकॉफ के माध्यम से 1817-18 में संधियां करवाई व्यापक स्तर पर, उस समय इन संधियों को इनकी एक विशेषता के कारण, इस प्रावधान के कारण ये नाम दे दिया गया अधीनस्थ पृथक्करण। बस यही अंतर है इनमें, बाकी और कोई अंतर नहीं है। दोनों की दोनों समान रूप से संधियां ही हैं। ठीक है, तो ये हुई सहायक संधियां। सहायक संधियों की हमने पूरी की पूरी बात की। अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, 1857 की क्रांति पर। सहायक संधियां आपको समझ में आ गई सारी की सारी। सहायक संधियों में किस किस राजा ने किस किस समय संधियां की, क्या क्या इनके प्रावधान थे, किस किस प्रकार की परिस्थितियां बनी, वो सारा का सारा मैंने आपको समझाया। अब बात करते हैं 1857 की क्रांति में, हम मेन टॉपिक शुरू करते हैं। जो सहायक संधियां हैं ये 1857 की क्रांति का एक मुख्य कारण है बस, लेकिन क्रांति करने से पहले ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है समझाना। क्रांति टॉपिक करने से पहले, तो 1857 की क्रांति से पहले कुछ एक फैक्ट्स देखते हैं इस समय। तो इस समय जो ब्रिटेन की महारानी थी, इसका नाम क्या था? ब्रिटेन की इस समय महारानी थी, मतलब 1857 के समय महारानी विक्टोरिया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? पामस्टन। इसके अलावा भारत के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, और
राजस्थान में राजपूताना के उस समय के एजीजी कौन थे? एजीजी का नाम है पैट्रिक लॉरेंस। 1857 के समय, ये कुछ एक फैक्ट है सामान्य। पैट्रिक लॉरेंस जो एजीजी है ये क्या होता है? देखिए, गवर्नर जनरल तो आप जानते हैं उस समय भारत में जैसे आज वर्तमान जैसे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हैं हमारे जो सबसे शक्तिशाली हैं, उसी समय अंग्रेज भारत में जो अंग्रेज़ों का सबसे शक्तिशाली पद था वो था गवर्नर जनरल। और गवर्नर जनरल के अधीन एक पद बनाया गया, अलग अलग क्षेत्र में उत्तर पश्चिमी प्रांत, इस प्रकार से प्रांत बांटे हुए थे। तो राजस्थान आता था जिस प्रांत के हिस्से में, वहाँ का राजस्थान का एजीजी था पैट्रिक लॉरेंस, एजेंट टू गवर्नर जनरल। एजीजी का पूरा नाम है एजेंट टू गवर्नर जनरल, अर्थात ये गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी होगा। ठीक है। अब ये एजीजी पद की स्थापना वैसे 1832 में की गई थी। ठीक है, याद रखना आप। अब इस एजीजी के अंडर में राजस्थान की अलग अलग रियासत में पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति की गई। जो संधि की शर्तों के तहत मैंने आपको बताया ना कि अंग्रेज सैनिक रखेंगे उनकी रियासत में, दूसरा एक रेजिडेंट की नियुक्ति करेंगे, एक पॉलिटिकल एजेंट रखेंगे, तो वो सारे के सारे पॉलिटिकल एजेंट एजीजी के अंडर में होते। ये पॉलिटिकल एजेंट एजीजी को सूचना करते और एजीजी फिर गवर्नर जनरल को सूचना करता और गवर्नर जनरल आगे महारानी को सूचित करता, या वहाँ पर जो भारत सचिव का पद था उसको सूचना करते। ये भारत सचिव का पद क्या था, ये 1909 के बाद बना था, खैर ये तो, लेकिन वहाँ पर बात करेंगे पॉलिटी में। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट इनका यही था, समझ गए आप। भारत में गवर्नर जनरल था, राजपूताना का एजीजी था और सभी रियासतों में अलग अलग पॉलिटिकल एजेंट थे। तो कहाँ पर कौन सा पॉलिटिकल एजेंट था वो नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन आ जाता है। वैसे तो क्रांति की जब घटनाएं पढ़ेंगे हम, वहाँ पर सभी का जिक्र आएगा, कोई मारा जाएगा, किसी को टांगा जाएगा, तो सारा जिक्र आएगा। लेकिन याद रखना अभी भी आप, मुख्य जो पॉलिटिकल एजेंट थे, जयपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट का नाम था कर्नल ईडन। नेक्स्ट, जयपुर के बाद जोधपुर में था मैकमोसन। उसके अलावा उदयपुर में कैप्टन शावर्स। अच्छा, उदयपुर के बाद भरतपुर में मॉरिसन और कोटा में था बर्टन। ये बस इतने पॉलिटिकल। सिरोही का और लिख लीजिए एक, सिरोही में था जे.डी. हॉल। ये पॉलिटिकल एजेंट थे क्रांति के समय राजस्थान की अलग अलग रियासतों में, ये याद रखने हैं आपको, लिख लीजिएगा सारे। इसके अलावा जैसे अंग्रेजों ने संधि की, संधि के तहत पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति की, और संधि के तहत ही जब इन्होंने कहा कि हम आपके यहाँ सैनिक टुकड़ियाँ रखेंगे, हमारी सैनिक छावनियाँ होंगी आपके क्षेत्र में, तो कुछ इन्होंने सैनिक छावनियों की भी स्थापना की। उन सैनिक छावनियों को और याद रखना है आपको। उस समय राजस्थान में इन्होंने 6 सैनिक छावनियों की स्थापना की, उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले नसीराबाद, ये सबसे मजबूत और सबसे ताकतवर सैनिक छावनी थी, क्योंकि यहाँ पर जो सैनिक थे वो थे बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के। नसीराबाद वर्तमान अजमेर में है। दूसरी सैनिक छावनी ब्यावर, ये भी अजमेर में है। फिर था नीमच, ये वर्तमान मध्य प्रदेश में है। उसके अलावा खैरवाड़ा, ये वर्तमान उदयपुर में है। मतलब इन स्थानों पर अंग्रेजों ने सैनिक छावनियों की स्थापना की। एक था एरिनपुरा, एरिनपुरा स्थान पर सैनिक छावनी थी, ये वर्तमान पाली में है। और एक रह गया खैरवाड़ा, एरिनपुरा, नीमच, ब्यावर, नसीराबाद और देवली, ये टोंक में है। तो इन स्थानों पर इन्होंने सैनिक छावनियाँ स्थापित की, और यहाँ पर सैनिकों की कौन कौन सी टुकड़ियाँ थी उनके भी नाम याद रखना। तो नसीराबाद में जो सैनिक टुकड़ी थी उसका नाम है बंगाल
नेटिव इन्फेंट्री, नेटिव इन्फेंट्री अर्थात पैदल सेना। ब्यावर अजमेर में जो सैनिक टुकड़ी थी वो थी मेरवाड़ा, मेरवाड़ा बटालियन ब्यावर में थी। नीमच में सामान्य टुकड़ी थी, सामान्य सैनिक टुकड़ी। खेरवाड़ा में उदयपुर में भील सेना थी जिसका नाम था मेवाड़ भील कोर। मेवाड़ के क्षेत्र में भीलों के उपद्रव से बचने के लिए इस टुकड़ी का स्थापना की गई थी। एरनपुरा पाली में थी जोधपुर लीजन, जोधपुर लीजियन। और देवली टोंक में थी कोटा कंटिंजेंट। तो इन क्षेत्रों में इस प्रकार से सैनिक टुकड़ियां थी और सैनिक छावनियों की अंग्रेजों ने स्थापना की थी संधि के तहत। तो आज हमने सहायक संधि देखी, 1857 की क्रांति से पहले की कुछ स्थितियां देखी, अंग्रेज में कौन कौन, मतलब ब्रिटेन में महारानी विक्टोरिया, प्रधानमंत्री पामस्टन, भारत का गवर्नर जनरल, एजीजी, पॉलिटिकल एजेंट, इसके अलावा सैनिक छावनियां देखी, संधि के प्रावधान देखे हमने। तो ये हमने 1857 की क्रांति के पहले की बेसिक बातें देखी सारी की सारी। अब इसके बाद हम कल अगले लेक्चर में शुरू करेंगे 1857 की क्रांति के कारण, किस किस प्रकार से 1857 की क्रांति से पहले का विद्रोह भड़का, कैसे इसके कारण बने, वो सारा देखेंगे। क्रांति की क्या क्या घटनाएं हुई वो सारी करेंगे, किस किस प्रकार से किस किस स्थानों पर किस किस प्रकार से क्रांति हुई, कौन से युद्ध हुए, वो सारे देखेंगे। क्रांति के परिणाम, क्रांति का स्वरूप, सारी घटनाएं हम कल चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में हमने इससे बेसिक से शुरुआत की, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पार्ट था आज का भी। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, बड़े एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, आरएएस मेंस तक में ये बातें काम आएंगी आपके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया।